बिहार बोर्ड की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की शुरुआत जो 17 फरवरी से होने जा रहा है, तो आपका उस दिन हिंदी का पेपर है। तो चलिए अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम लोग हिंदी से शानदार गेस प्रश्न, वैसे प्रश्न जो कि इस साल के लिए संभावित है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। मैं जैसा कि हमेशा आपको बताता हूं कि अंतिम समय में अब आपको जितना आप पढ़िए उतना ही आपके लिए पर्याप्त है। बस गेस प्रश्न वगैरह रटते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह देखते रहिएगा। तो उन्हीं सब चीज का ये आज हम लोग मिश्रण एक यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के रूप में पढ़ेंगे। और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज्यादातर प्रश्न सेट किया गया, तो एग्जाम के लेवल का प्रश्न आप जानते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड इस प्रश्न पत्र से एग्जाम ले चुका है, तो इसी लेवल का प्रश्न आएगा और यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न काफी रिपीट भी होंगे। तो एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, अपना स्व मूल्यांकन कीजिएगा और उसके साथ साथ जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा रटते चलिएगा, क्योंकि सभी आने वाले समय आप कि कुछ दिन का ही समय से आप जानते हैं, तो आने वाले परीक्षा के लिए सभी संभावित प्रश्न, वैसे प्रश्न अब हम लोग पढ़ेंगे जिसके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है इस साल के पेपर में। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, रिवीजन कीजिए, नहीं मालूम है तो रट जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी आपके पेपर में देखने को मिलेंगे प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। 50 प्रश्न का जवाब आपको 100 पूछा जाएगा, देना है एग्जाम में। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न आपसे कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। देखिए यहाँ पे पहनावे जो है ये कौन सी संज्ञा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका ध्यान से देखेंगे तो ये पहनावे तो भाव का बोध हो रहा है, बिल्कुल, तो भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है? भाववाचक। देखिए पहनावा से क्या है, ये जातिवाचक है नहीं है। अच्छा, फिर व्यक्तिवाचक नहीं, भारतीय पूछता तो व्यक्तिवाचक होता, समूहवाचक है नहीं तो भाववाचक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे प्रश्न कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप जो है एक कौन सा सर्वनाम है। देखिए हिंदी है, अब तो आपको पूरा व्याकरण सर्वनाम पढ़ने का समय गया, इतने दिन से आप नहीं पढ़े तो सीधे सीधे या तो आपको मालूम है तो उत्तर दीजिए, कभी भी क्लास को देखे आंसर जरूर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हिंदी में 2-3 खंड है, एक तो हिंदी व्याकरण से प्रश्न आएगा, एक अपने गोधुली से मतलब जो फर्स्ट हिंदी है, एक पतला सा हिंदी वर्णी का सेकंड हिंदी, उससे प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे हम आंसर देंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या मेरा फर्स्ट हिंदी से जो प्रश्न आ रहा है वो अगर मैं नहीं बना पा रहा हूं तो बचे हुए समय उसका रिवीजन करूंगा, अगर उससे बना पा रहा हूं तो उसे यहाँ पे रिवीजन हो गया तो दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, देखूंगा हिंदी व्याकरण से प्रश्न आया, व्याकरण के किस टॉपिक से प्रश्न आया जो मेरा गलत हो रहा है। तो ये सब चीजें सीखना एक टॉपर विद्यार्थी का लक्षण होना चाहिए, जिनको भी अच्छा अंक लाना है उनके लिए। तो वो सब चीजें आप स्व मूल्यांकन कीजिएगा, ध्यान से उत्तर दीजिए। कह रहे मैं आप चला जाऊंगा, मैं के बाद आप क्यों लगा, मतलब जोड़ दिया जा रहा है, मतलब निजता की बोध कराने के लिए निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। कह रहे प्रविशेषण जो शब्द है वो किसकी विशेषता बतलाता है। तो प्रविशेषण शब्द, देखिए संज्ञा क्या होता है, किसी भी नाम को संज्ञा कहेंगे। सर्वनाम क्या होगा? जो संज्ञा के बदले में आए, संज्ञा के रिपीटेशन को, बार बार पुनरावृत्ति को रोके सर्वनाम। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण, जो कार्य करे वो क्रिया। लेकिन प्रविशेषण क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए, उसे क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? विशेषण की। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपसे मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से जो है वो किस कारक का चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए सारा प्रश्न यहाँ पे संभावित है, काफी यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। करे भूतकाल के कितने भेद होते हैं, काफी शानदार सा प्रश्न है। तो भूतकाल के 6 भेद हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, तो ऑप्शन डी 5 का सही उत्तर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न यहीं पे देख लेते हैं। करे व्यायाम का संधि विच्छेद, तो व्यायाम का होता है वी प्लस आयाम, मतलब कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है नीरव का संधि विच्छेद बताइए। तो नीरव जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसका संधि विच्छेद होता है निह प्लस रव। ये विसर्ग संधि के पूछता है कौन सा संधि है, तो विसर्ग संधि। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आ जन्म में कौन सा समास है। तो आ जन्म में देखिए व्यवहार समास कब होता है? जब पहला पद व्यय हो, क्रमधारय जब विशेष से विशेषण, मतलब किसी एक चीज की दूसरे पद से विशेषता बतलाया जाए। द्विगु जब पहला पद संख्यावाचक हो, द्वंद्व जब दोनों पद प्रधान। तो आ जन्म में पहला पद जो यहाँ पे दूसरा जन्म है, पहला आ है, तो आ क्या है? अव्यय है, तो इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए।
कह रहा है प्रश्न आपसे कि जन्म मरण में कौन सा समास है। तो अभी मैं ऊपर बता रहा था कि जब बीच में योजक चिन्ह आ जाए और दोनों पद प्रधान हो तो कौन समास होता है, द्वंद्व। तो जन्म मरण में दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह भी है, तो द्वंद्व समास। ध्यान से समझ के रटते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपसे अगला प्रश्न कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है कि शब्द के पहले लग के अर्थ को बदल देता है, मूल शब्द के पहले लगेगा अर्थ को बदल देगा। प्रत्यय क्या होता है, सीधे इसके विपरीत मूल शब्द के बाद में लगेगा और उसके अर्थ को चेंज कर देगा। और देखिए निस्तेज, मैं कहूं मूल शब्द क्या है, ये कला है इसको पहचानने का। आप कहेंगे सर तेज है, बिल्कुल तेज क्या है, हमारा मूल शब्द है, इसमें निस लग गया। अब सर ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, अब ये भी निस है, ये भी निस है, कौन निस लगा है, देखिए कहेगा सर ये छोटा सा है, मतलब हलंत वाला, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। करे बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो उपसर्ग जैसे पहले लगा मूल शब्द में, वैसे प्रत्यय बाद में लगता है। अब देखिए मूल शब्द क्या है, तो बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, मूल शब्द है, क्या लग गया सर, पा, तो बढ़ गया बुढ़ापा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कर इसमें से कौन सा उच्छ्वास बिल्कुल सही सही लिखा गया है। ये आपसे 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें से ये उच्छ्वास बिल्कुल सही है, उच्छ्वास ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा यहां पे मैं एक बार देख लूं, 12 नंबर प्रश्न उच्छ्वास आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए उच्छ्वास न सही है, आधा च रहता है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए आधा च वाला सही है। इसमें क्या है कि यहाँ पे यह नहीं हलंत, वो वगैरह नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो पहले ही नहीं होगा, और इसमें पूरा च दे दिया था, इसमें आधा च है, तो ऑप्शन बी 12 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखें तो फिर कह रहा है इसमें से कौन शुद्ध लिखा गया है, कौन बिल्कुल सही से लिखा गया है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये चरमो उत्कर्ष बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए चरमो उत्कर्ष ऐसे ही लिखते हैं, चरमो उत्कर्ष, तो चरमो उत्कर्ष बना, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है यहां पे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 14 नंबर कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यह बालक कहां जा रहे हैं, गलत है। यह बालक कहां जा रहा है होना चाहिए। बच्चा का क्या समाचार है, यह भी गलत है। फूलों की एक माला ला दीजिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 14 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। कर आपसे कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिएगा यहां से कितना प्रश्न 17 फरवरी के दिन पेपर में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से अंत तक बने रहिए, एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। नहीं मालूम है कभी भी क्लास को देख रहे हैं, रट जरूर लीजिएगा। तो अकल पर किसी को आप कह रहे हैं पत्थर पड़ गया, मतलब उसका बुद्धि क्या हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे 15 का। 16 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कहां से प्रश्न चला गया, बुक में श्रम विभाजन जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर के जो पाठ है, लिखित पाठ, उसी से। तो कार्य कुशलता के लिए आधुनिक समाज जो है वो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, तो ऑप्शन ए रट जाना है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे आपसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस अंश से संपादित है। तो जो श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ हम लोग पढ़ते हैं वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या था, ये जो उस समय लाहौर में जाति पाति तोड़क जो मंडल का आयोजन हुआ था, उसी में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा एक अध्यक्षीय भाषण के तौर पे भाषण दिया गया था। ये अंग्रेजी में था, इसका हिंदी में रूपांतरण लल्लई सिंह यादव के द्वारा किया गया, जो हम लोग पढ़ते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। 20 की दांत कहानी से प्रश्न है, तो ये किसने कहा है आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर ध्यान से पहले आप लोग देखिएगा, ऑप्शन और कमेंट करने का प्रयास कीजिए। ध्यान से देखिए, कहेगा सर सेन साहब ने कहा था, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जिस भी विद्यार्थी को मैं जो समय दिया था उसके दिमाग में आ गया सेन साहब, समझिए हिंदी की तैयारी आपकी शानदार है। कह रहा है अगला प्रश्न कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो किसके क्षेत्र में हुआ है, तो आपके नीति कथा के कारण, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी। बुक से सारा प्रश्न मिला, अगर हिंदी का बुक आप पढ़े होंगे तो आपके लिए आसान होगा, नहीं पढ़े हैं तो एक एक प्रश्न का उत्तर रटते चलिएगा, नीति कथा के कारण। अगला प्रश्न है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो अनजान स्मृतियों को क्या कहते हैं, सहजात वृत्तियां। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेंगे, यहां पे है
हमारा 21 नंबर प्रश्न कह रहे नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिले हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से काफी प्रश्न देखिएगा प्रथम और द्वितीय पाली में आपको देखने को मिलेगा। 23 नंबर प्रश्न है कि बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों चला जाता है? तो बहादुर जो है लेखक घर से क्यों जाता है? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण लेखक के घर से चला जाता है, तो ऑप्शन सी रट के जाना है आपको। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कर आपसे कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। लेखक बताते हैं परंपरा के मूल्यांकन पाठ में कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में संभव है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 25 नंबर यहां पे प्रश्न रहा। कह रहा है आपसे 25 नंबर प्रश्न कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल मुझे दिखाई दे दिया 4 फरवरी 1938, तो ऑप्शन ए रट जाएंगे, 25 का सही उत्तर, रटते चलिएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में साबरगंज में एक अस्पताल था, वहीं पे। कह रहा है कि ला मादा मुलुस द आबिन्यू किसकी कृति है? तो ये पिकासो की कृति है, तो काफी फेमस है। किसकी कृति है? पिकासो की, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है प्रश्न कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ये 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है। तो ला शत्रुज का जो धार्मिक उपयोग था वो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेंगे, रटते चलिएगा। जिस भी प्रश्न का उत्तर गलत हो रहा है ना याद कर लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय में सिर्फ अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि अब तो मतलब कि यही सब प्रश्न पढ़ना चाहिए जिस जहां से कुछ प्रश्न आपका रिवीजन भी हो, जो मूल उद्देश्य है। और दूसरा मूल उद्देश्य क्या है कि यहाँ से प्रश्न टकराए, तो सारा ये सब प्रीवियस ईयर पेपर से प्रश्न सेट किया गया है। कह रहे मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण करती है? तो मछली कहानी जो है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण करता है, रट जाएंगे, 28 का ऑप्शन सी सही उत्तर है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ये भी प्रश्न आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अध्ययन कर रहे होंगे क्वेश्चन बैंक से, तो आपको पता होगा कितना बारीक पूछा गया प्रश्न है। तो बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम का। किसका नाम जुड़ा है? मुहर्रम का, रट जाएंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर है। कह रहे महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी जो है अहिंसक प्रतिरोध को उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा मानते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे आपसे कि वाणी जो है कब विष के समान हो जाती है? कविता खंड से प्रश्न है, समझिए काव्य खंड जो है। तो गुरु नानक का पहला ही कविता से प्रश्न है, तो राम नाम के बिना वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, ऑप्शन ए सही उत्तर, रट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आपसे 32 नंबर कि रसखान के रचना काल का समय किसका राज्यकाल था? मतलब जब रसखान अपना रचना वगैरह कर रहे थे तो किसका राज्यकाल था? जहांगीर के समकालीन थे, बिल्कुल। तो 32 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये जो हर क्लास में आपको बताया जाता है कि कवि का जीवनी, फिर कहानीकार है उनका जीवनी पढ़ जाए, वहीं से प्रश्न। तो इनका जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि जहांगीर के समकालीन थे। करे कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? 33 नंबर प्रश्न है। तो कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? बादल को, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपसे प्रश्न कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेम घन जो थे वो अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। इसमें तो कुछ समझने वाला चीज नहीं है, बुक पढ़े होंगे तो आंसर दे दिए, नहीं पढ़े तो इसमें मैं सही उत्तर बताऊं, रटते जरूर चलिएगा। तो प्रेम घन जैसे ही एग्जाम में आएगा अपना आदर्श किसे मानते थे खोजिएगा, जिस ऑप्शन पे होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र उसको सही उत्तर कर दीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना
कवि ने किससे की है? तो भारत मां की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छायायुक्त चंद्र से किया है। जो चंद्र पे जैसे ग्रहण लग जाता है वैसे ही भारत माता पे गुलामी का ग्रहण लग चुका था जिस समय की रचना है। कह रहे मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता। मिट्टी की अबोध मूर्ति किसे कवि कहते हैं? जनता है मिट्टी की अबोध मूर्ति। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखें तो प्रश्न कह रहा है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो हिरोशिमा कविता जो है वो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। जो बम वगैरह पटका गया था हिरोशिमा पर उसी के बारे में है। तो आधुनिक सभ्यता का दुर्दांत मानवीय विभीषिका का ये चित्रण करती है। अयज्ञ जी का रचना, इनका पूरा नाम हिरानंद वात्स्यायन अयज्ञ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो इन दिनों। किन से लिया गया है? इन दिनों से। तो ऑप्शन सी रट जाएंगे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। कर 39 नंबर प्रश्न यहां पे देखिए, कर आपसे कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? 39 नंबर प्रश्न है। तो गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ था। तो ऑप्शन सी पे दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। करे सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो विफलता पर छल के आंसू। अक्षर ज्ञान अनामिका की जो है कवित्री जिसकी अनामिका, उसी से प्रश्न लिया गया है। करे लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? देखिए लौट कर आऊंगा फिर जो कविता है ये आपके बंगला कवि है, जीवनानंदन दास की रचना है। आप जानते हैं जो बंगला कवि है, बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं तो बंगला कवि है, तो बंगला भाषा में इसको लिखे होंगे। बट हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो किसके द्वारा भाषांतरित है हिंदी में? प्रयाग शुक्ल के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरह कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से हिंदी में लिया गया है? तो मेरे बिना तुम प्रभु रीलर मारिया रिल्के जो है उनकी रचना है और ये जर्मन भाषा के थे तो जर्मनी से लिया गया है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड हिंदी से प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक की रचना है? ये सेकंड हिंदी से प्रश्न है। तो श्रीनिवास जी की रचना है, कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंगमा की बहू का क्या नाम है? तो मंगमा की बहू का नाम नंजमा है। तो ऑप्शन ए रट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 45 नंबर कर आपसे कि ढाते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? क्योंकि ढाते विश्वास कहानी जो है वो उड़िया भाषा की, मतलब उड़ीसा की जीवन चरित्र वगैरह बताता है। तो किसके द्वारा हिंदी में लिखा गया है? उड़िया भाषा की कहानी है। तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहां पे करे मां कहानी किस लेखक की रचना है? तो ईश्वर पटेलिकर की। मां किस कहानीकार के लेखक, मतलब सब सेकंड हिंदी से प्रश्न चला। देखिए सारा पाठ के लेखक का रिवीजन हो गया। इसमें बोले इससे बाहर क्या प्रश्न पूछेगा? ईश्वर पटेलिकर की। मंगू की मां की कितनी संतानें थी? तो 4। और जब भी पूछता है कि मंगू की मां की मंगू के अलावा कितनी संतान थी, मतलब मंगू को छोड़ दीजिए, तब हम लोग कहते हैं 3। यहाँ पे टोटल पूछ रहा है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर कर आपसे कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो नगर कहानी जो वो तमिल भाषा से अनुदित है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। तमिल भाषा की कहानी है नगर। पापपाती का उम्र क्या था? तो पापपाती का उम्र जो था वो 12 वर्ष था, जो बुक में बताया गया है। तो 49 का ऑप्शन सी सही उत्तर रट कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कर धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो 50 का सही उत्तर क्या है? सांवर दैया के द्वारा। यही इसके लेखक भी है और इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद भी किया है। और ये भी पूछता है धरती कब तक घूमेगी कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो सीता है। तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपका 50 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। और अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न का क्लास जारी है। आगे आप किस सब्जेक्ट का क्लास इसी तरह चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इसमें से जो भी प्रश्न आपका गलत हुआ होगा उसको रट जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से तमाम प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में किसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।